नमस्कार साथियों, जय हिंद। सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन डिफेंस में। साथियों, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और जल्द ही उसका फॉर्म आने वाला है और उसकी तैयारी करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जब भी आप तैयारी करते हैं तो उसके लिए एक प्लान होना चाहिए, एक पहले से रणनीति होनी चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ पढ़ना ही है और क्या क्या चीज़ छोड़नी है। क्योंकि हिंदी इतनी वास्ट है या कोई भी सब्जेक्ट इतना वास्ट है, उसको आप पढ़ नहीं पाएंगे। जब एग्जाम हो जाएगा, 10 बार एग्जाम हो जाएगा, तब भी आपका कोई भी सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा किसी भी सब्जेक्ट का। तो आपको किसी भी एग्जाम के लिए पहले ये जांचना होता है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो पूछ क्या कह रहा है। तो वही जांचने के लिए हमारे पास ऑप्शन बचता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और कि किस तरीके के और किस लेवल का क्वेश्चन उसमें पूछा जा रहा है, वही चीज़ हमें रिक्वायरमेंट होती है, उसी चीज़ के बारे में हमें पता करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के तौर पे हिंदी का पेपर लेके आ रहा हूँ। 27 जनवरी 2019 का ये पेपर है। लगभग 32 क्वेश्चन इसमें है। शिफ्ट 1 का ये पेपर है। इसमें मैंने गद्यांश को छोड़ रखा है क्योंकि इसमें 3 या 4 क्वेश्चन गद्यांश भी और भी आएंगे। तो गद्यांश को मैंने इसलिए छोड़ रखा है क्योंकि गद्यांश पढ़ना फिर जाके उसके आंसर देना, यानी कि बहुत लंबा एकदम जो है वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और वो आपके किसी काम का भी नहीं है, क्योंकि गद्यांश जो है वो आप खुद पढ़ के आप आसानी से कर सकते हैं। बाकी जो व्याकरण है, हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य, किस किस तरह के प्रश्न इसमें आते हैं, मैंने पूरे कवर करा रखे हैं और 1 बाय 1 क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके भी आपको बता रखा है। तो ये पूरा एनालिसिस है, आप इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। पसंद आने पर लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें भी इसी तरीके से मोटिवेशन मिलता रहे आगे भी इस तरह के वीडियो बनाने की और आपकी हेल्प करने की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, उपकार को मानने वाला वाक्य के लिए सबसे उचित शब्द कौन सा है। देखिए, उपकार को मानने वाला जो होता है उसे बोला जाता है कृतज्ञ, उसको बोला जाता है कृतज्ञ। और कृतज्ञ किसको बोला जाता है? जो उपकार को नहीं मानता है। परोपकारी किसको बोला जाता है? जो दूसरों के लिए कार्य करता है। और धर्मज्ञ किसे बोला जाता है? जो धर्म का ज्ञाता होता है, धर्मज्ञ बोला जाता है। तो ये आपके साथ एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन आसानी से आप हो गए यहां पे आपके लिए। अगला है, निम्न में से कौन सा कनक का अनेकार्थी शब्द है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, आपने सुना होगा। तो कनक का मतलब धतूरा भी होता है और कनक का मतलब सोना भी होता है। कनक का मतलब धतूरा भी होता है और कनक का मतलब क्या होता है? सोना भी होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में सोना है, और तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोना। चांदी, चावल या कंगन, ये इसके सही आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रेखांकित पद में उचित कारक को पहचानिए। कारक को पहचानना है हमने, आपने पढ़ा जरूर होगा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। तो यहाँ पे वही चीज पता होनी, ये चार्ट आपको पूरा रटा हुआ होना चाहिए। 8 तरीके के कारक होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारण, करण कारक। तो इनके जो कारक चिन्ह हैं और कारक शब्द हैं वो भी आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए, ताकि जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले आप आसानी से लगा सके। देखिए, बोतल में दूध बचा है, बोतल में दूध बचा है, इसमें हमें मैं पे जो है वो कौन सा कारक है ये हमें बताना है। तो मैं जो है, मैं या पर जो आता है वो किस में आता है? अधिकरण में। मैं या पर, यानी कि किसी चीज पे जब आप रखते हैं, जैसे पेड़ पर तोता बैठा है, तो अधिकरण यानी कि उस पर अधिकार जमाया है, तो यानी कि ये क्या है? अधिकरण कारक। संबोधन कारक क्या होता है? जैसे हे, अरे, ये जो शब्द होते हैं ये किस में आते हैं? संबोधन कारक में आते हैं। संबंध कारक क्या होते हैं? का, के की, जैसे राम का, मेरा या रा, रे, री भी, ये सारे के सारे किस में आते हैं? संबंध कारक में। और कर्म कारक क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, जहां पे को शब्द आता है वहां पे होता है कर्म कारक। जैसे राम ने श्याम को पत्र लिखा, तो जो ये को है वो यहां पे कौन सा कारक होगा? कर्म कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में क्रिया के सही रूप को पहचानिए। इस प्रश्न में हमें यहाँ पे क्रिया का सही रूप डालना है। स्कूल बस 5 मिनट में, और हमें लिखना किस में है? सामान्य भविष्य काल में लिखना है। सामान्य भविष्य काल क्या है? जिसमें हम भविष्य की एक सामान्य बातों को करे होंगे, जैसे मैं आऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, ये सारे के सारे सामान्य भविष्य काल के अंदर आते हैं। वैसे सामान्य भविष्य काल के क्या होता है? 3 भेद हो सकते हैं, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल या हेतुमद भविष्य काल। तो यहाँ पे सामान्य भविष्य काल की बात हो रही है, खाएगा, जाएगा, पिएगा, ये सारे के सारे क्या चीजें हैं? सामान्य भविष्य का। तो ये क्या है? स्कूल बस 5 मिनट में, 5 मिनट में आ गई तो नहीं हुआ, ये तो क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल हो जाएगा। आ जाएगी, या स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। आ जाएगी नहीं, आ जाएगी ये गलत हो जाएगा। आ जाएगी ऐसा नहीं हुआ, ये हम नॉर्मली बोल देते हैं कि आ जाएगी, पर लेकिन जो शुद्ध वर्तनी है वो है स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। अगला प्रश्न है,
रवि दीवार रंगने लगा, मैं संरचना के आधार पर क्रिया का भेद बताइए। देखिए क्रिया के अलग अलग तरीके से भेद हो सकते हैं, परंतु यहाँ पे हमें संरचना के आधार पर बताने हैं इन चारों में से चार में। अब संरचना के आधार पर क्या होता है, नाम धातु क्रिया होती है, नाम बोधक क्रिया होती है, संयुक्त क्रिया होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है संयुक्त क्रिया, जहां पे दो क्रियाएं एक साथ मिलकर के एक नई क्रिया का निर्माण करते हैं, वहां पे होता है संयुक्त क्रिया। जैसे यहाँ पे खा चुका है, खाना पीना हो गया, खाना पीना हो गया, तो एक तरीके का ये भी क्या है, कौन सा क्रिया है, संयुक्त क्रिया। जैसे वो उठ खड़ा हुआ, जैसे क्या हो गया, उठ खड़ा हुआ, उठ खड़ा हुआ। यहाँ पे देखिए उठना और खड़ा यानी कि दोनों के दोनों क्या है, एक क्रिया है, तो दोनों के दोनों मिलके एक नई क्रिया, उठ खड़ा हुआ, तो ये नई क्रिया बनी, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो जाएगी, संयुक्त क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया हो जाती है उसको पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं। जैसे राम ने खाना खाकर नहाया, राम खाना खाकर नहाया, खाकर नहाया। राम पढ़कर लिखता है, राम पढ़कर लिखता है, तो यहाँ ये पूर्वकालिक क्रियाएं होती हैं। और नाम धातु क्रिया क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कभी पूछ लिया जाता है। जब संज्ञा या सर्वनाम के पीछे या विशेषण के पीछे हम लोग कोई प्रत्यय लगा करके उसको क्रिया बना देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नाम धातु क्रिया। जैसे गोला, गोला एक क्या है, एक सर्वनाम है, ये एक संज्ञा है, तो गोला को अगर हम लोग प्रत्यय लगाकर ये गुलियाना हो जाएगा या गोलियाना हो गया, यानी कि गोल करना, गोलियाना हो गया। जैसे बात होता है, बात कोई चीज है, बात, तो ये क्या हो जाएगा, बतियाना, क्या हो जाएगा, बतियाना। ये एक तरीके की कौन सी क्रियाएं हैं, नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हंस का स्त्रीलिंग वाला विकल्प क्या है, तो हंस का स्त्रीलिंग विकल्प है हंसिनी। हंसिनी होता है, पर लेकिन आप कभी कंफ्यूजन मत होइए, जब भी यहाँ पे एक छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा आई तो ऐसे वाले ऑप्शन ज्यादातर क्या होते हैं, यहाँ पे हंसिनी यानी कि छोटी ई की मात्रा रहेगी। क्या रहेगी, छोटी ई की मात्रा रहेगी। अगला क्वेश्चन है, कुम्हार का स्त्रीलिंग रूप क्या है, कुम्हारी ये भी नहीं होता, कुम्हारिन ये होता है, ये क्या होता है, कुम्हारिन होता है। देखिए तभी मैं बोल रहा था, हमेशा जब भी इस तरीके के वर्ड आते हैं, इस तरह के शब्द आते हैं, तो जो ई की मात्रा होती है वो हमेशा छोटी लगती है। जब भी इसके पीछे, जैसे इसके पीछे कुछ भी लगना होगा, जैसे ये पूरा अगर होता तो कुम्हारी इस तरीके से होता, पर लेकिन ये पूरा है नहीं शब्द, उसके पीछे भी कोई और व्यंजन लगना है, तो कभी भी ई की मात्रा क्या लगती है, छोटी लगती है। तो क्या हो गया, कुम्हारिन हो गया, तो ये इसका राइट आंसर है। कुम्हाइन कुछ भी नहीं होता है, कुम्हरहीन ये भी कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुटिया का बहुवचन वाला विकल्प बताइए। तो चुटिया यानी कि जो चुटिया होती है छोटे बच्चों की, तो ये क्या हो, चुटिया का क्या हो जाएगा, चुटियां, क्या हो जाएगा, चुटियां। एक चुटिया है तो बहुत सारी चुटियां हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर है चुटियां। अगला प्रश्न है, कृपण का पूर्ण वर्ण विच्छेद क्या होगा। तो आपको पता है वर्ण विच्छेद में किसी भी चीज का वर्ण विच्छेद किया जाता है तो उसमें व्यंजन और स्वर को पूरी तरह से तोड़ दिया जाता है, तो उसी को वर्ण विच्छेद कहते हैं। तो कृपण का जो वर्ण विच्छेद है वो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि क में हलंत, फिर जाके री की मात्रा, फिर जाके पो, फिर हलंत, फिर ओ की मात्रा, फिर अण, फिर हलंत, फिर ओ की मात्रा, यही चीज इसका पूरा वर्ण विच्छेद होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चार विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो इसका राइट आंसर है, बहुत बार आपने देखा होगा, कॉमन सी चीज है, कृष्ण क्या होता है, ये भी कृष्ण नहीं होता, ये भी कृष्ण भी नहीं होता, कृष्ण ये भी नहीं होता, तो ये क्या होता है, कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण की भी विशेषता प्रकट करे। देखिए यहाँ पे थोड़ा एक चीज छूट गया है, यहाँ पे लिखना था इस पर्वतमाला में बहुत, यहाँ पे है बहुत, यहाँ पे क्या है, बहुत। तो यहाँ पे हमें बताना है विशेषण की भी विशेषता जो बताए उस शब्द का हमें चयन करना है। वैसे जो भी ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उसको प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं, उसको कहते हैं प्रविशेषण। तो प्रविशेषण उसको कहते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताई। अब यहाँ पे विशेषण कौन सा है, जैसे पहाड़ है, यहाँ पे हमारे पास संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है, ऊंचे ऊंचे। और ऊंचे ऊंचे भी कैसे हैं, कैसे ऊंचे ऊंचे हैं, छोटे छोटे, कम ऊंचे ऊंचे हैं, या ज्यादा ऊंचे ऊंचे हैं, या बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, तो ये है बहुत। तो यानी कि विशेषण की भी विशेषता जो बताते हैं उनको प्रविशेषण बताते हैं, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत। अगला प्रश्न है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए सर्वनाम वैसे होता है संज्ञा की जगह पे जो प्रयुक्त शब्द होते हैं उनको सर्वनाम बोला जाता है, पर लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ यानी कि शब्द के अनुसार अर्थ क्या होगा। सर्व माने होता है सबका, नाम माने होता है नाम, तो यानी कि सबका नाम। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, सबका नाम। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास अंधा युग, ये धर्मवीर भारती का, ये किसका है, धर्मवीर भारती का है।
धर्मवीर भारती का। धर्मवीर भारती का चांद का मुंह टेढ़ा, ये भी गजानन मुक्तिबोध की है। भूरी भूरी खाक धूल, ये भी गजानन मुक्तिबोध का है। नए साहित्यकार का संदेश, ये भी गजानन माधव मुक्तिबोध जी का है। तो आपको एक चीज यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि साहित्य के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन इसमें जरूर होते हैं। तो साहित्य को अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अभी से आप डेडिकेटेड हैं, अभी से आपने सोच रखा है कि उसको निकालना ही निकालना है, तो 1 या 2 कम से कम 2 रचनाएं, यानी कि एक कवि की 2 रचनाएं, या आप पूरे एक कवि को 2 या 3 दिन में याद कर लीजिए। इन बहुत जो महत्वपूर्ण कवि हैं, जैसे प्रेमचंद हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, पंत जी हैं, इन सभी की, महादेवी वर्मा जी, इन सभी की रचनाओं को 1 बाय 1, चाहे उपन्यास हो, कहानी संग्रह हो, चाहे वो काव्य हो, चाहे गद्य हो, कुछ भी हो, उनको एक, या मान सकते हैं 1 हफ्ते में एक कवि की पूरी एकदम रट लीजिए, अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि इसको आपको रटना ही पड़ेगा। इसके लिए कोई लॉजिक नहीं है, कुछ भी लॉजिक नहीं लगता है इसमें। व्याकरण में तो थोड़ा बहुत लॉजिक भी लग जाता है, इसमें कुछ भी लॉजिक नहीं लगता। आपको इनको रटना ही रटना है, तो अभी से आप इनको रटना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चन आपका इससे जरूर बनना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है? ये तो हमने बचपन से बहुत बार सुना है, ये तो हर किसी को पता होगा जो भी थोड़ा भी सीरियस है। तो वो है चंद्र बरदाई। जिसने थोड़ी भी पढ़ाई आज तक की है तो ये तो आराम से कोई भी बता देगा। तो ये है चंद्र बरदाई। इसके साथ साथ 3 ऑप्शन है, इनके कुछ इंपॉर्टेंट रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। कलहण, कलहण क्या है? कलहण ने लिखी थी राज तरंगिणी। क्या लिखी थी? राज तरंगिणी। राज तरंगिणी लिखी थी। ये कश्मीर की क्या थी? कश्मीर के इतिहास के बारे में बताती है राज तरंगिणी। वाल्मीकि क्या है? वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, ये हर कोई जानता है। और हर्षवर्धन के दरबार में एक कवि हुआ करते थे, बाणभट्ट। क्या, कौन हुआ करते थे? बाणभट्ट। बाणभट्ट की 2 रचनाएं जरूर आती हैं, हमेशा पूछी जाती है। एक तो हर्षचरित, एक तो कौन सी है? हर्षचरित। एक तो हो जाएगी हर्षचरित और दूसरी हो जाएगी कादंबरी। कौन सी हो जाएगी? कादंबरी। तो ये 2 रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास का लेखक का नाम बताना है। सत्यार्थ प्रकाश एक पत्रिका थी, उपन्यास यहाँ पे गलत हो गया है। सत्यार्थ प्रकाश जो है वो एक पत्रिका थी, और ये पत्रिका जो किसने निकाली थी? वो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा निकाली थी। बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिका था, लगभग हर क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछा जाता है सत्यार्थ प्रकाश का। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है वो दयानंद सरस्वती जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाषा संस्कृति में दिया जाता है। और एक और क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो वो दिया जाता है भारत भारती पुरस्कार। कौन सा दिया जाता है? भारत भारती पुरस्कार। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि भारत भारती पुरस्कार क्यों दिया जाता है? हिंदी भाषा को नई दिशा प्रदान करने के लिए, और हिंदी की भाषा संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए क्या दिया जाता है? सलाका सम्मान दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्ति में अलंकार पहचानिए। रघुपति, राघव, राजा, राम। तो देखिए यहाँ पे र वर्ण की जो है वो बार बार आवृत्ति हो रही है। तो जब भी किसी वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहां पे होता है अनुप्रास अलंकार। क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में भी ये कौन सा अलंकार है? ये वृत्यानुप्रास अलंकार है। कौन सा है? वृत्यानुप्रास अलंकार है। जब भी एक वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार होती है, जैसे 1, 2 तो यहाँ पे हो ही रहे, 2 से अधिक बार भी जब आवृत्ति होती है तो वहां पे होता है वृत्यानुप्रास अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? जब 2 शब्द एक ही वाक्य में आते हैं और दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। शब्द एक जैसे होते हैं पर लेकिन अर्थ अलग अलग होता है, उसको बोलते हैं यमक अलंकार। जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिका। यहाँ पे पहले कनक का मतलब है धतूरा और दूसरे कनक का मतलब होता है सोना, यानी सोने की जो मादकता होती है, जिसको सोना मिल जाता है वो उससे भी ज्यादा बोरा जाता है जिसको धतूरा मिलता है। अगला है रूपक अलंकार। जहां पे उपमान और उपमेय को एक ही मान लिया जाता है वहां पे रूपक अलंकार होता है। और उपमा अलंकार क्या होता है? जहां पे उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है उसको क्या बोला जाता है? उपमा अलंकार। ये आपको अलंकार पे पूरा का पूरा वीडियो अगर देखना है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं पूरा वीडियो बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है, रेखांकित पंक्ति में अव्यय पहचानना है। तो सीता के आगे रमा खड़ी है। तो यहाँ पे जो के आगे है वो हमें किसकी विशेषता बता रहा है? क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण अव्यय होगा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण अव्यय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? घूमना सुबह अच्छा है। क्या आप कभी किसी को बोलोगे घूमना सुबह अच्छा? आप बोलोगे सुबह घूमना अच्छा है, तो इसका राइट आंसर ऑब्वियसली सी बात है सुबह घूमना अच्छा है। अगला प्रश्न है, करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुणमति सर्वेश की।
उपरोक्त छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं, तो यहाँ पे मात्राएं आपको मिल जाएंगी 15 से 13 के क्रम में 28, यानी कि 15 13 15 13 करके ये 15 + 13 कितने मात्राएं हैं, यहाँ पे 28 मात्राएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प क्या है? अंक भरना। अंक भरने का मतलब होता है गले लगना। ये भी इंपॉर्टेंट है, एक दो मुहावरे आप रोज याद कर सकते हैं। मुहावरे भी याद करना आपको जरूरी है, क्योंकि मुहावरा एक ना एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे मुहावरे से, और ऐसे मुहावरे पूछे जा सकते हैं जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, क्योंकि कुछ कुछ तो कॉमन मुहावरे होते हैं, उनको तो कोई भी बना लेगा, पर लेकिन क्या पता इसी तरीके जैसे अंक भरना शायद आप लोगों ने लगा हो कि स्टार्टिंग में सुना हो या किसी बहुत लोगों ने नया सुना हो, तो वो मुहावरा भी रोज 2 या 3 मुहावरे पढ़ना भी आपके लिए जरूरी है हिंदी में, क्योंकि हिंदी का काफ़ी बड़ा सेक्शन है, लगभग 35 से 40 क्वेश्चन हिंदी के जरूर आते हैं, तो एक काफ़ी बड़ा सेक्शन हो जाता है इसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल में हिंदी के लिए। अगला है, संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं? तो संयोग और वियोग जो है वो श्रृंगार रस के रूप होते हैं, और वात्सल्य का मतलब होता है जो मातृत्व वाला जो रस होता है उसको क्या बोलते हैं? वात्सल्य रस होता है। भयानक क्या हो गया? जैसे रौद्र रस जिसको बोलते हैं उसको भयानक रस बोलते हैं। अद्भुत रस जैसे विस्मय वगैरह जो होता है वहां पे अद्भुत रस आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। देखिए, कर्मवाच्य और कृतवाच्य और भाववाच्य, वाच्य के 3 प्रकार के भेद होते हैं। तो यहाँ पे कर्मवाच्य क्या होता है? जहां पे कर्म की प्रधानता होती है उसको कर्मवाच्य बोला जाता है। कर्म क्या है? यहाँ पे पत्र है, तो ऐसा वाक्य हमें छाड़ना है जहां पे कर्म यानी कि पत्र के अनुसार क्रिया बदल रही हो, यानी कि अगर कर्म को बदल देंगे तो क्रिया भी बदल जाएगी, तो उसी को बोलते हैं कर्मवाच्य। और कृतवाच्य क्या होती है? जहां पे कर्ता के अनुसार क्रिया बदलती है तो उसको बोलते हैं कृतवाच्य, और जहां पे कर्म के अनुसार क्रिया बदलती है उसको बोलते हैं कर्मवाच्य। तो यहाँ पे इसका पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, तो ये तो सरासर गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है वर्तमान काल में, पर लेकिन ये सीधे सीधे चले गया कहाँ? भूतकाल में। पिताजी ने पत्र पढ़ा, यहाँ पे भी ये कृतवाची है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला है, पत्र पिताजी के द्वारा पढ़ा जा रहा है। देखिए, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, ये भी वर्तमान अपूर्ण वर्तमान काल है, जा रहा रहे हैं, और ये भी पत्र पिताजी के द्वारा पढ़ा जा रहा है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? योजक चिन्ह आपको पता होगा डैश कहाँ कहाँ पे लगता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, या जैसे राम, जैसे हो गया छोटा बड़ा, ये अलग अलग जगह पर क्या होते हैं? योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे राम लक्ष्मण, यहाँ पे भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो हमें उसका सही ऑप्शन ढूंढना है। देखिए, शिवजी और शिवेश भाई बहन, तो ये तो राइट आंसर हो गया। पहला वाला ऑप्शन ही हमें क्या मिल गया? सीधे सीधे आंख बंद करके शिवजी और शिवेश भाई बहन है। और भी देख लेते हैं। देखिए, हेमा गुनगुन, 2 नामों के बीच में डैश लगा का, ये गलत है। रोहन ने कहा और मुझे में कोई मतलब ही नहीं बनता योजक चिन्ह लगाने का। मैं घूमने जा रही हूं, इसमें तो है ही नहीं योजक चिन्ह, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समास विग्रह वाला विकल्प पहचानिए। तो समास का हमें विग्रह करना है। आपको 2 शब्द दिए हैं, समास पहचानना भी हो सकता है, आपको शब्द में समाज पहचानना हो सकता है, आपको हो सकता है समास विग्रह करना है, या 2 शब्द दिए हैं और उसको समास में जोड़ना, ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पे सप्त सिंधु है, सप्त माने 7, सिंधु माने सिंधु नदियां, तो 7 सिंधुओं का समूह जो होगा वो क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो सप्त सिंधु का मतलब है 7 सिंधुओं का समूह। कोई लोग बहुत सारे यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी, ये भी 7 सिंधुओं लिखा है, पर लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ी सी वर्तनी की मिस्टेक है, यहाँ पे ओ है और यहाँ पे ओ लगा है, तो यहाँ पे ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम लोग बहुवचन बनाते हैं तो ओ यानी कि अनुस्वार जरूर लगाते हैं। 7 नदियों का समूह, ये भी गलत हो जाएगा, सिंधु की बात हो रही, नदी कहाँ से आ गया? 7 सिंधुओं का समूह, सिंध भी गलत हो जाएगा, सिंध ऊ होना चाहिए। अगला है, दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है? तो पत्थर, पत्थर को क्या बोलते हैं? इसका पर्यायवाची शब्द बताना है। पर्यायवाची बहुत ज़्यादा आता है, ये भी आज से आप तैयार करना शुरू कर दीजिए। पाषाण इसका राइट आंसर हो जाएगा। गिरी मतलब पर्वत, नपचर मतलब जो आकाश में विचरण करते हैं पक्षी, निर्भय का मतलब होता है निडर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग से नहीं बनाया? देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, उपसर्ग हमेशा कहाँ लगता है? आगे लगता है, और प्रत्यय हमेशा कहाँ लगता है? पीछे। आप पौ से प्रत्यय, पौ से पीछे याद रख सकते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, पर लेकिन पौ से प्रत्यय, पौ से पीछे याद रख सकते हैं। तो जब भी आपको पहचानना होगा कौन सा उपसर्ग है या कौन सा प्रत्यय है, या उपसर्ग लगा है कि नहीं लगा है, प्रत्यय लगा है कि नहीं लगा है, तो आप उसका संधि विच्छेद कर दीजिए। जैसे ये पुनः धन जन्म, पुनर्जन्म हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे ये पुनः जो है उपसर्ग लगा है, आगे जो लगता है वो उपसर्ग होता है। कुधर्म, देखिए कु प्लस धर्म में, तो आप इसको तोड़ सकते हैं, कुधर्म, तो यानी कि इसमें भी क्या लगा है? उपसर्ग लगा है। आजीवन यानी कि आ प्लस जीवन, आ प्लस जीवन, तो ये क्या है? इसको भी आप तोड़ सकते हैं, और आगे से क्या लगा है हमारा यहाँ पे?
उपसर्ग लगा। दिखावा, दिखावा को आप कैसे तोड़ेंगे, दी प्लस खावा ये कुछ भी नहीं होता, दी प्लस खावा कुछ भी नहीं होता, दिखा प्लस हुआ ये भी कुछ नहीं होता है, यानी कि दिखावा को आप तोड़ नहीं सकते, और यानी कि ये किसी भी प्रकार के उपसर्ग या प्रत्यय से नहीं बना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे हमें पूछा गया कौन सा उपसर्ग से नहीं बना है, तो ऑप्शन नंबर डी दिखावा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द का विलोम शब्द पहचानिए। स्वार्थ का विलोम शब्द क्या होता है? स्वार्थ का मतलब अपने लिए जो कार्य करते हैं उसको स्वार्थ बोलते हैं, अपने लिए जो कार्य करते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्वार्थ बोलते हैं, और दूसरों के लिए जो कार्य करते हैं उसको बोलते हैं परमार्थ। क्या बोलते हैं? परमार्थ। क्या बोला जाता है? परमार्थ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना। अब यहाँ पे प्रत्यय वाली बात आ गई। प्रत्यय का मतलब मैंने बोला था कि जहाँ पे पीछे संधि विच्छेद करेंगे, जहाँ पे आगे कुछ मिलेगा वो उपसर्ग से बनेगा, जहाँ पे पीछे कुछ मिलेगा वो किससे बना है? प्रत्यय से बना है। तो इंसान को आप तोड़ नहीं सकते। क्या इन प्लस सान लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। मदद को भी आप तोड़ नहीं सकते, मो प्लस द नहीं लिख सकते। जादूगर को तोड़ सकते हैं, क्योंकि जादू अलग में अपने आप में एक शब्द है और गर अपने आप में पीछे से एक प्रत्यय लगा है। तो जादू प्लस गर यानी कि जादूगर, ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी में प्रत्यय लगा है, समझ को आप तोड़ नहीं सकते। अगला प्रश्न है, अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा? अत्यधिक का संधि विच्छेद हो जाएगा अति धन अधिक। क्या हो जाएगा? अति धन अधिक, अति धन अधिक। और यहाँ पे कौन सी संधि है? यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि। जब भी छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा के आगे कोई भी असमान स्वर आता है तो वो यो में बदल जाता है, या छोटी ऊ और बड़ी ऊ के आगे कोई भी असमान स्वर आता है तो किस में बदल जाता है? वो में बदल जाता है। तो ये होता है यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि होता है। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्द का सामासिक युग्म पद है। सामासिक युग्म पद क्या होता है? देखिए, युग्म कौन से समाज में बनता है? वो बनता है द्वंद्व समाज में। किस में बनता है? द्वंद्व समाज में। द्वंद्व समाज में जैसे राम रावण, जैसे भाई बहन, ये सारे के सारे द्वंद्व समास, यानी कि एक युग्म बनता है जहां पे वहां पे द्वंद्व समास होता है। तो आचार का युग्म कौन सा बनेगा? यहाँ पे आचार खाने की वस्तु, ये कोई समास थोड़ी बना। आचार विचार, यहाँ पे द्वंद्व समास बनेगा। तो यानी कि सीधे सीधे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये इसका सामासिक युग्म पद होगा। लास्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है? दुविधा। दुविधा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं दुविधा में पड़ गया हूँ। दुविधा का मतलब असमंजस में पड़ गया हूँ, कंफ्यूज हो गया हूँ। तो दुविधा का मतलब होता है धर्म संकट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्म संकट। तो ये थे आपके 32 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 27 जनवरी के। इसी तरीके के और मैं वीडियो लेके आऊँगा, मैथ्स या जीके या साइंस, जितने भी क्वेश्चन होंगे मैथ्स जीके साइंस के भी, और साथ साथ में किसके रीजनिंग के भी क्वेश्चन में साथ में इनके एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा अलग अलग के लिए, क्योंकि एक वीडियो में सभी के लोग कवर करना बहुत मुश्किल भी होता है, और आप वीडियो देख देख के पूरा अगर वीडियो कोई भी पूरा भी नहीं करता है, पर लेकिन छोटे छोटे वीडियो के पार्ट में आता है तो सब लोग एक मन लगा के इनको देखते भी हैं, और जिनकी वजह से उनका फायदा भी होता है। तो ये थे आपके हिंदी के 32 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट थे आपके नेक्स्ट यूपीएसआई के एग्जाम के तरीके से। चाहे ये क्वेश्चन ना आए पर लेकिन इसी तरीके के क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाएंगे जो भी यूपी कांस्टेबल का पेपर होने वाला है। सॉरी, मैंने यूपीएसआई बोल दिया था, यूपी कांस्टेबल का जो भी पेपर होने वाला है उसमें इसी तरीके के क्वेश्चन आपके आने